So, hello everyone. Myself, Dr. Omkar Sangita Dilipra, faculty and mentor at AFMG, and I'm elated and glad to welcome on board two of our successful graduates and now doctors, Dr. Sunil and Dr. Abhimanyu, for an interview and for a question and answer session where they'll be asking all the doubts and queries that usually FMG aspirants have when they begin their preparation. तो सबसे पहले तो तुम दोनों को बहुत ज्यादा बधाई, hearty congratulations from my side and from Team AFMG to not only you but your families as well. सबसे पहले तो I would like you both to introduce yourself to the audience. Please go ahead, Dr. Sunil. Sir, my name is Sunil Kaushik, and I passed in O State Medical University from Kyrgyzstan, and after इंडिया आने के बाद मैंने एफएमजी ज्वाइन करी, जिसमें मैं डॉक्टर विकास, डॉक्टर ओमकार एंड सभी एफएमजी टीम मेंबर्स जिन्होंने मेरा बहुत हेल्पफुल रहे मेरे लिए। और आज मैं उनकी पूरी उनकी पूरी कोशिशों, अपने प्रयास, अपने घर वालों के प्रयास के साथ मैंने अपना एफएमजी एग्जाम जुलाई 2024 का पास किया है। और मैं इसके लिए पूरी एफएमजी टीम एंड डॉक्टर विकास, डॉक्टर ओमकार, डॉक्टर प्रसन्न विश्वा, डॉक्टर संदीप शर्मा एंड और सभी एफएमजी टीम मेंबर्स को दिल से, अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। It is completely our pleasure, yeah. हम तुम्हारी जर्नी का हिस्सा हो पाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी. Dr. Abhimanyu, please go ahead, introduce yourself. Am I audible? अनम्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाय, माई सेल्फ अभिमन्यु डोगरा, और मैंने अपना एमबीबीएस डिग्री वहाँ से टिबेट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया है, रशिया से। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि एफएमजी का मैं पार्ट रह पाया, एंड आई कुड मीट फैकल्टी लाइक डॉक्टर ओमकार एंड प्रसन्न सर, एंड सबने बहुत हेल्प करी थी, स्पेशली दोस्तों ने, जैसे सुनील मेरे साथ ही बैठ के पढ़ाई करता था, एंड सबने बहुत हेल्प करी है सर। आज पास हो गए तो रियली फीलिंग गुड सर। That's our pleasure कि definitely we could help you out. तो सबसे पहली बात तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि ऑब्वियसली वहां से जब डिग्री लेके आए थे, व्हेन यू ग्रेजुएटेड, तो ऑब्वियसली दिमाग में तो ये चल ही रहा होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी है या फिर ऑनलाइन पढ़ना है. तो एक तो ये बात. दूसरा ये क्वेश्चन कि डेफिनेटली अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया तो कैसे किया, और अगर जब करने वाले थे तो एफएमजी ही क्यों चुना. सो डॉक्टर अभिमन्यु. सर, जब मैं वहां से आया तो आई वाज रियली पम्प्ड कि क्या मैं इस बार खुद से ही कर लूंगा, अकेले पढ़ लूंगा। आई थॉट आई डिडंट नीड एनी कोचिंग और एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, बट अल्टीमेटली सर वो हेल्प लगी, क्योंकि सर अकेले अगर हम 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है। और हम इतने पम्प्ड होते हैं, हम इतने कॉन्फिडेंस में होते हैं, हमें लगता है यार यहाँ से 6 साल डिग्री लेके आ गए, अब तो हम दुनिया हिला देंगे, पहाड़ हिला देंगे, सबको ऐसा लगता है सर। बट वी नीड दैट गाइडेंस, या फिर कोई ना कोई सीनियर का हमको चाहिए, या फिर आपकी जैसे टीचर्स का सर हमें गाइडेंस जरूर चाहिए, ताकि हम थोड़ा उसके लिए और प्रिसाइसली प्रिपेयर कर सके, जिस तरह का एनबी पेपर सेट करती है। तो सर पहले तो मैं नहीं, सर फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने बिल्कुल ही खुद से ही करने की कोशिश की थी, हुआ नहीं सर। देन सेकंड अटेम्प्ट भी खुद से ही ट्राई किया, बट बिल्कुल नहीं हुआ सर। देन उसके बाद मैंने एफएमजी ज्वाइन करी, एंड सर मेरे जो दोस्त थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया था, उन्होंने मेरे को एफएमजी सजेस्ट किया था, एंड स्पेशली सर आपको आपको रिकमेंड किया था कि यू आर अ वेरी गुड टीचर, वेरी टैलेंटेड एक्चुअली। तो सर मेरे को आज भी याद है आपकी पहली क्लास जो मैंने अटेंड की थी, इट वाज साइकोलॉजी का टीएनडी था सर, एंड सॉरी साइकेट्री का टीएनडी था, एंड आई वाज रियली रियली लाइक फैन हो गए थे सर उस दिन मैं, कि आप बहुत, मेरे को सही में लगा आप साइकेट्री के टीचर हैं। देन आई रियलाइज कि आप एक्चुअली साइकेट्री के नहीं, आप साइकेट्री के साथ में ऐसे टीएनडी ले सकते हो, कभी कभी साइकेट्री भी पढ़ा देते हो आप, बट आप एक्चुअली मैं सर्जन हूँ, एक सर्जरी की टीचर हूँ, इसलिए सर। तो फिर My pleasure. It is completely. Yeah, thank you so much. So thankfully that you have chosen offline and then you decided to join AFMG. Obviously सबको ही पहले डिलेमा होता है कि ऑनलाइन किया जाए ऑफलाइन किया जाए. As you rightly mentioned, पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है. So we tend to make that decision. डॉक्टर सुनील, तुम्हारा क्या टेक रहा है? How did you approach जब तुम वापस आए थे और डिसाइड क्यों किया कि AFMG ज्वाइन करना और ऑफलाइन ही ज्वाइन करना है? सर, मैं जब वहां से डिग्री लेके आया था, मैंने पहले एक एक बार एएफएमजी ज्वाइन कर चुका था। 2019 में मैंने एएफएमजी ज्वाइन करी थी, वैकेशन बैच। तो फिर मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से।
तो फिर मैं जब वहां से जब वापसी डिग्री लेके आया तो मेरे काफी सीनियर्स हैं जिन्होंने एएफएमजी से पास आउट हुए हैं। और उन्होंने बताया, जब जब तक आप नहीं थे सर उस बैच में, जब जब 2019 में था मैं, तो फिर मुझे डॉक्टर विकास सर के बारे में मुझे पता था कि उनके माइक्रो मैंने पढ़ी हुई थी पहले भी। तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि नहीं, तूने एफएमजी पढ़ी हुई है, तू एफएमजी ही ज्वाइन कर। अब उसमें फैकल्टी चेंज हो गई है, डॉक्टर ओमकार है तुझे। फिर मैंने उन्होंने बोला कि यदि तुझे देखना है एक बार तो आपको, मैंने ये उसका सर्जरी की वीडियो देखी थी यूट्यूब से, कि फिर मैंने आपका वो पूरी 13-14 घंटे की आपकी वीडियो है जो यूट्यूब पे फ्री है, तो मैंने वो देखी। तो फिर मैंने वहाँ गया, महेश सर से बात करी, सर मुझे क्लास से ज्वाइन करनी है एफएमजी की, रेगुलर बैच करना है। तो मुझे आपके बारे में पता चला। डॉक्टर विकास सर को मैं जानता ही था पहले से ही ऑलरेडी। और फिर और भी बहुत, फिर पता बाद में देखा कि नहीं, बहुत बोलते थे मेरे साथ वाले कि नहीं तू पढ़ सकता है और फिर ऑनलाइन ले ले, या फिर तू लाइब्रेरी में खुद पढ़ ले, तू कर सकता है। फिर मुझे नहीं नहीं, अब मैंने अब डिसाइड कर लिया कि मुझे ऑफलाइन लूंगा तो लूंगा, क्योंकि सर वहाँ होते नहीं कोई खाने का टाइम होता है उधर, नहीं कोई सोने का टाइम होता है। अपने यार 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, नहीं भी उठ रहे पूरे दिन, कोई क्लासेज की ऐसे ये बस ठीक है चले गए नहीं गए। तो उन्होंने फिर मुझे लगा कि यार मैं डेली अपना मेरा टाइम टेबल बन जाएगा, मेरा एक शेड्यूल बन जाएगा। मैं कम से कम टीचरों के साथ अपना कुछ थोड़ा थोड़ा उनके हिसाब से मेरा सिलेबस भी रिवाइज भी हो जाएगा, मैं कंप्लीट भी हो जाएगा, अपने आप में नहीं कर पाऊंगा। तो सर फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऑफलाइन जरूरी है। तो फिर मैंने ये सब कुछ सोच के मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करी थी सर। तो बहुत अच्छी एडवाइस है जो एक्चुअली तुम दे रहे हो, बिकॉज मैंने देखा है लोगों को वो रिस्क लेते रहते हैं, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि बाकी लोग कर सकते हैं ऑनलाइन, ऐसा नहीं है कि हर एक नहीं कर सकता। मैंने भी ये, बहुत लोगों ने मुझे भी बोला था कि ऑनलाइन कर सकते हो, स्टिल आई डिसाइडेड टू जॉइन ऑफलाइन। तो ये बहुत बड़ी बात रही कि यू आर एक्चुअली स्टबर्न कि नहीं मुझे ऑफलाइन करना है, और देन दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो अब नहीं दूसरी बात पे आता है कि ऑब्वियसली, एक तो ये बताओ मुझे कि तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट कब की थी तुमने, यूजी डेज में पढ़े थे नहीं पढ़े थे? और दूसरी बात ये कि डेफिनेटली जब वापस आए थे यहाँ पर तुम दोनों, तो जो जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे तो ऑब्वियसली ऐसा लगा होगा कि यार इतनी लंबी लंबी क्लासेस चलेंगी, फिर डेफिनेटली उसको कैसे रिवाइज करना है, फिर एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है। तो ये सब चीजें मैनेज कैसे करी इनिशियली? ऑब्वियसली दिक्कत तो हुई होगी, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट, डॉक्टर सुनील? सर, मैंने अपनी जो पढ़ाई, मेरी जो यूजी की जो मैंने पढ़ाई शुरू करी थी सर, वो करी थी प्रेप लीडर से। मैंने प्रेप लिया था सर 4th ईयर के स्टार्टिंग। तो वहाँ कुछ कोई कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, जैसे वहाँ पे मैंने ऑर्थो पढ़ी थी, पीडिया पढ़ी थी, मतलब 4-5 सब्जेक्ट सर मैंने वहाँ से ऐसे पढ़ लिए थे। किस दिन पढ़ लेता वो 2 घंटे, किस दिन 1 घंटे, किस दिन नहीं भी पढ़ता। तो वहां से सर जब मैं आया था तो मेरे छोटे छोटे सब्जेक्ट में रिवाइज करके आया था एक बार, मतलब रीडिंग ले ली थी मैंने। बड़े सब्जेक्ट बचे थे तो मैं बड़े सब्जेक्ट के लिए फिर मैंने यहाँ आके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करी सर। और सर एमसीक्यू मैं डेली मिनिमम, ये जो इंस्टाग्राम पे आते थे वो प्रैक्टिस करता था। टेलीग्राम पे भी ग्रुप थे, मैं उसमें भी लेटर लेटर प्रैक्टिस लगाता रहता था। और प्लस में प्रेप लीडर भी था, प्रेप लीडर भी ट्राई कर लगाता रहता था। पहले गलत होते थे 10 में 25%, 30%। जब सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लगाए थे सर तो मेरा रिजल्ट आया था 35%। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो अब जब मैंने लास्ट अपना जो पेपर से पहले जो अपना जीटी दिया था, जो ग्रांड सेट हुआ था प्रेप लीडर पे, वो ऑनलाइन वाला, उसमें सर मेरे 189 नंबर आए, 189 नंबर आए थे। तो मुझे था कि यार प्रेप लीडर में मैं 190 का स्कोर कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को निकल सकता हूँ, इस अपनी लड़ाई में जीत सकता हूँ। तो सर मैंने एक लास्ट वो जीटी दिया था। और मैं डेली 50 25 50 25 30, मैं डेली जब रात को सोता था लाइब्रेरी से आधा घंटा 1 घंटा पहले आ जाता अपने रूम पे, अपना फ्रेश व्रेश मुंह मुंह धो के अपना आराम से बेड पे लेट के, जब आराम से 50 30 जितना मेरा मन था, कि जरूरी नहीं है मुझे मैं 100 ही लगाऊं मैं एक दिन में, या मैं 200 ही लगाऊं, या मैं जितना मेरा मन होता मैं इतना आराम से अपना क्वेश्चन लगाता। उनको फिर देखता कि यार ये गलत गलत हुआ है, तो ये क्यों हुआ है। पर सर मैं फिर जो एक बार मुझसे क्वेश्चन गलत कर लिया था मैं, उसे मैं दोबारा कोशिश करता कि ये क्वेश्चन मुझसे गलत ना हो बस, और नया क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाए पर ये क्वेश्चन गलत ना हो। इस तरह सर धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूव होता रहा। आज हम उस लड़ाई को जीत चुके हैं उस हिसाब से।
ऑब्वियसली लड़ाई को जीते ही नहीं हो, बखूबी जीते हो। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब तुमने ये बोला कि ऑब्वियसली लंबे क्लासेस चलती थी, बट उसके बावजूद जब घर जाके तुम रिवाइज करते थे, एमसीक्यू सॉल्व करते थे, जरूरी नहीं है कि हर रोज उतने ही एमसीक्यूज लग पाए। बहुत बार होता है एग्जॉस्टिंग क्लासेस के बाद नहीं हो पाता, तो वो प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करना यही बड़ी बात है। नहीं तो बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने देखा है बड़ी बड़ी बातें हर रोज में 100 150 करता था, नहीं हो तो पॉसिबली नहीं हो पाता प्रैक्टिकली। डॉक्टर अभिमन्यु, तुम्हारा क्या टेक था, जर्नी कैसी रही जब लंबे आवर्स के बाद, मतलब लंबे आवर्स की क्लासेस करना मुश्किल था या नहीं था, और उसके बाद जाके एमसीक्यूज और रिवीजन करना क्या एक्सपीरियंस रहा? सर जब मैंने फर्स्ट टाइम एफएमजी ज्वाइन किया, लंबी लंबी क्लासेस जब मेरी स्टार्ट हुई सर, तब दिक्कत ये था कि बहुत जैसे लंबी क्लासेस होती थी, 9 से लेके सर 8 बजे तक क्लासेस होती थी। कभी कभी जैसे प्रसन्न सर की क्लासेस तो और भी लंबी चलती थी। तो उसके बाद सर रिवीजन करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता था। तो मैं क्या करता था, या तो मैं सो जाता था जाके ही सीधा खाना खा के, और फिर लाइक 3 बजे उठता था, फिर उसके बाद पढ़ता था। बस सर यही था कि जैसे ये क्लासेस लंबी चलती है, उस वजह से एक ये रिवीजन वाला एक फैक्टर रहता है कि रिवीजन नहीं कर सकते। एमसीक्यूज तो आप जैसे सोने से पहले आधा घंटे पहले, जैसे सुनील ने बोला, आप लगा सकते हैं। बट उसके बाद फिर एक ये रहता है कि फिर रिवीजन कब होगा। तो रिवीजन के लिए वही सर, उसको आपको थोड़ा टाइम ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि आप अपना जैसे सोने का टाइम कम कर सकते हो, थोड़ा उसी में आप रिवीजन भी मैनेज कर सकते हो। तो वो एक साइकिल के फॉर्म में आपको करना पड़ेगा, जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हुआ देन नेक्स्ट, साथ के साथ। नहीं तो फिर वो जो आपने पीछे पहले का पढ़ा है वो उड़ जाता है। इट्स वेरी वॉलेटाइल, आप कितना राइट। भी उसको सोचो कि आपने कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लिया, बट ऐसा नहीं होता सर। तो सर यही था मेरा, जब मैं एफएमजी फर्स्ट ज्वाइन किया। देन सर उस एग्जाम में थोड़े से कुछ नंबरों से मैं रह गया। देन आई वाज लाइक ठीक है कोई नहीं, मोस्टली मेरा हो चुका है। देन आई रिवाइज्ड अगेन, फिर से हर चीज लाइक जैसे फर्स्ट पेज फर्स्ट लाइन टू लास्ट पेज लास्ट लाइन तक मैंने पूरा एक मेजर सब्जेक्ट सर 10 मेजर सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैंने एटलीस्ट 3 बार रिवाइज किए थे, जिनमें ईएनटी, ऑप्था, पीडिया, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियो, और अपने 4 बड़े सब्जेक्ट्स जो हैं सर, इनको मैंने कोशिश किया कि मैं 3 बार इन सबको रिवाइज करके जाऊं। देन बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स के उनको मैं कोशिश करा कि एटलीस्ट 2 बार तो रिवीजन करूं, बट मोस्टली वन एक एक बार हो पाया। तो सर यही मैंने फिर किया था कि मेरे जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने क्वेश्चन जो रह गए थे, मैं सब पूरी तरह कर नहीं पा रहा था, वो क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरे करे सर। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब तुमने बोला कि होता है कि कभी लॉन्ग आवर्स के बाद रिवीजन नहीं हो पाता, एंड दैट्स ऑब्वियस। तो ये सबसे बड़ी बात है एक्सेप्ट करना कि ठीक है नहीं भी हो पा रहा तो टाइम मिलेगा, जब टाइम मिलेगा तब कम से कम वो रिविजन निपटा लेने हैं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो दैट्स अ गुड एडवाइस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, इफ आई आस्क यू बेटा, कि अगर मैं क्लासेस के बाद बात करूं, तो ऑब्वियसली उसके अलावा भी रेगुलर क्लासेस के अलावा व्हाट थिंग डिफरेंशिएट्स एफएमजी फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स इज बेसिकली बहुत सारे सेशंस होते हैं। टेस्ट एंड डिस्कशंस आर देयर, इमेज बेस्ड सेशंस वुड बी देयर, क्यूआरएस सेशंस, क्विक रिवीजन सेशंस वुड बी देयर एट द एंड। तो मेनली स्पेशली जब क्लासेस चल रहे थे तो टीएनडीज वुड गो ऑन साइड बाय साइड। तो ऑब्वियसली इतना क्लासेस में एग्जॉस्ट होने के बाद, सब कुछ करने के बाद, टीएनडी अटेंड करना मुश्किल था। और दूसरा इम्पोर्टेंट कि टीएनडीज में डेफिनेटली एक्सपीरियंस क्या रहा, टीएनडीज ने क्या सिखाया, और टीएनडीज अटेंड करना जरूरी क्यों है। नॉट ओनली जो लोग एफएमजे नहीं ज्वाइन करे, बट बेसिकली वो लोग जो क्लासेस में भी है, मैंने देखा है बहुत लोग टीएनडीज में नहीं आते। तो व्हाट वाज योर टेक डॉक्टर अभिमन्यु? सर यही था सर, जो मेरी क्लासेस थी सर, क्लासेस में तो टीचर्स व एक्सेप्शनल, उन्होंने काफी अच्छा पढ़ाया। बाकी हमने जो जाकर रिवाइज किया वो फिर, अब क्या होता है ना सर, इट्स लाइक डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कि हर कोई सेम नहीं होता। कोई रिवीजन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। उसके बाद टीएनडी में बैठने का एक उनका ये होता है कि इतना तो एग्जॉस्ट हो गए हैं, देन टीएनडी का सेम क्लास जैसा सेशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे मेरे को बाकियों को तो आई कैन कमेंट ऑन अदर्स, बट जैसे मेरा था सर, मैंने क्या किया कि मेरा टीएनडी में उन्हीं सब्जेक्ट्स का मोस्टली अटेंड किया जिन सब्जेक्ट्स में आई थॉट कि मेरी वीकनेस है, जिनमें मैं कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर चुका हूँ, बट उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही ढंग से, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। एक बार कॉन्सेप्ट को दूसरे एंगल से या दूसरे तरीके से मेरे को अप्रोच मतलब करना चाहिए, ताकि और अच्छा उस पर कमांड रहे। तो इसके लिए सर मैंने टीएनडी ज्वाइन किया। एंड सर जहाँ तक क्यूआरएस है सर, क्यूआरएस मैंने जितनी बार भी क्लासेस लिए, मैंने ऑनेस्टली मैंने आज तक क्यूआरएस अटेंड नहीं किया, क्योंकि सर रिविजन, लास्ट रिविजन जो हमने अगर मान लीजिए सर सेकंड रिवीजन अगर हमारा चल रहा है, और इस टाइम पे क्यूआरएस भी चल रहा है, तो आई वुड प्रेफर कि मैं सेकंड रिवीजन खुद से करूं, ना कि क्यूआरएस से। क्योंकि सर बहुत सारी चीजें क्यूआरएस में आप बता देंगे, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें पता है कि इंपॉर्टेंट है और वो छूट जाती है। देन उसमें क्यूआरएस जाना, देन वो सेकंड रिवीजन खुद से अटेम्प्ट करना सर, वो फिर डबल हसल काइंड ऑफ थिंग हो जाता है। तो टाइम वेस्ट लगता है सर, इसलिए मैं नहीं गया कभी।
दैट्स ऑब्वियस, दैट्स आई ऑलवेज से दैट देयर शुड बी सम मॉडिफिकेशंस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर सब अवेलेबिलिटी है तुम्हारे पास, आज भी ऐसा है कि सब कुछ अवेलेबल है, बट जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमारे लिए सही हो। मैं हमेशा ये बात बोलता आ रहा हूँ कि इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए हमें किस चीज की जरूरत है, एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसको वो जिंदगी में पता चल गया, दैट पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सुनील, द सेम क्वेश्चन टू यू। टेस्ट एंड डिस्कशन अटेंड करे, सेकंड इंपॉर्टेंट की क्या सीखा है टेस्ट एंड डिस्कशन से, एंड अल्टीमेटली अबाउट द अदर सेशंस, हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट? सर मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में टीएनडी रेगुलर क्लास के साथ टीएनडी भी अटेंड किए थे, तो टीएनडी से मैंने ये सीखा कि जैसे हमको पता चलता है कि यार कल हमारा इस चीज का टीएनडी होने वाला है, ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा एक बार रीडिंग वो सब्जेक्ट सुपरफिशियली एक दिन पहले देखने के नजरों में निकल जाता है कि हाँ यार एक डर भी होता है सर कि हमारा कल टीएनडी है। तो उस वजह से एक रीडिंग हो जाती है। तो उसके बाद सर सबसे बड़ी जो चीज थी टीएनडी की वो सीखी मैंने गलतियां करना, कि गलतियां कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, एक शब्द से कैसे पूरा आंसर चेंज हो जाता है, और कौन सा शब्द हमें ये पकड़ना है कि हाँ ये शब्द है, तो लैंग्वेज कुछ भी हो आंसर यही रहेगा। सबसे बड़ी चीज थी सर ये गलतियां करना, कि यार ये मैंने पहले गलतियां कैसे पकड़ी जाती हैं। क्योंकि सर जब आप बताते थे, और प्रेप में भी क्वेश्चन, प्रेप में क्या है सर, वो सॉल्यूशन पढ़ लिया, वो बस पढ़ लिया बस, ये नहीं पता क्यों इसका आंसर ये है। और आप जब आप बताते थे टीएनडी में, तो हाँ उसका एक एक क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शन का पता चलता कि अच्छा ये आंसर इसका इसलिए नहीं है तो ये नहीं है। तो सर ये चीज बहुत, ये इन चीजों ने बहुत कुछ, एक एक क्वेश्चन में पांच पांच छह छह 10 10 क्वेश्चन भी, किसी किसी में 10 10 क्वेश्चन के आंसर अलग अलग मिल जाते हैं एक एक क्वेश्चन के अंदर। तो सर बहुत कुछ राइट। उससे मैक्सिमम बहुत कुछ पार्ट बचता होगा किसी सब्जेक्ट का एक टीएनडी करने के बाद, जो जिसका क्वेश्चन रेयरली बच गया होगा। नहीं तो टीएनडी का मतलब था कि यार हाँ हम कुछ हमने एक दिन पहले रीडिंग ले ली, कुछ जो बचा हुआ था वो आपके साथ डिस्कस हो गया, उसको एक दिन और दे दिया, तो वो सब्जेक्ट 2 3 दिन के अंदर 2 3 बार नजर में से निकल जाता था। और राइट। तो उसमें से कम 50 30% 40%, तो सर ऐसा होता था कि हाँ यार वो हमारी मेमोरी में है, हम उसे देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा 100%। राइट। और सर टीएनडी में मेन चीज तो थी सर अपने आप को, कि हाँ यार मैं गलत हूँ, ये गलती है मेरी, बस ये याद रखना कि मुझे आगे से गलती, ये इसको ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो सर प्रेप पे भी क्वेश्चन किए, उसमें क्वेश्चन कर दिए नहीं आया, तुक्का मार दिया, पढ़ लिया, 2 दिन बाद पता ही नहीं था कौन सा क्वेश्चन आया था प्रेप में। तो ये होता सर, ये मैंने अब इस बार भी मैंने वह पढ़ लिया, पढ़ क्वेश्चन लगा दिया, नहीं आया ठीक है, बी मार दिया। उसके बाद बहुत कम लोग होते हैं जो चेक करते हैं कि यार ये गलत क्यों है। उसमें हम भी थे कि हम चेक कर लिया करते, हाँ यार ये गलत क्यों है, पर वो नहीं याद रहता था कि यार 2 दिन बाद क्वेश्चन ही भूल गए, उसका आंसर ही भूल गए, सॉल्यूशन में क्या लिखा होता कुछ नहीं पता। तो सर टीएनडी से मुझे बहुत फायदा मिला था। और क्यूआरएस से तो इतना फायदा मिला कि मैंने लास्ट के 4 दिन तो क्यूआरएस ही पढ़ा था बस पेपर से पहले। सो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट यार, तुमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए कि बेसिकली सबसे पहली बात होती है कि हमारी गलतियां पता चलती है। इट्स रियलिटी चेक कि हम कितना प्रिपेयर्ड है और हमें कितना और प्रिपेयर करना है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड इम्पोर्टेंट तुमने बात बताई कि यू लर्न टू रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब एक्चुअली उसका मतलब क्या है, क्या छुपा हुआ है, कौन सा वर्ड है। So all of these things definitely जिसको पता चल गई, that person is going to ace the examination. Next question to you is कि obviously अब बहुत पर्सनल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कि होता है कि अब बहुत लंबी जर्नी है। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि एफएमजी एग्जामिनेशन इज अ मैराथन। वो कोई स्प्रिंट की तरह या छोटी दौड़ की तरह उसको ना सोचे, कि लंबी सी दौड़ है वो। भले वो 4 से 6 महीने बोलने में आसान लगता हो, बट उसको हर एक दिन जीना, उस डिप्रेशन से गुजरना, उस स्ट्रेस से गुजरना बहुत बड़ी बात होती है। सो ऑब्वियसली बहुत बार हुआ होगा कि शायद लगा हो कि यार छोड़ दो, बस हो गया, अब नहीं हो रहा मेरे से। मतलब लगा होगा, बर्नट आउट हो गए होंगे, एग्जॉस्टेड हो गए होंगे। तो उस टाइम पे कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करी, एडवाइस क्या देनी होगी कि इस फेज को, इस डिप्रेसिव फेज को कैसे, इससे कैसे गुजरना होता है? सुन डॉक्टर सुनील। सर ये साथ मेरे साथ मेरा दूसरा टाइम था ये, तो मेरे साथ बहुत बार ऐसी सिचुएशन बनी कि यार मन नहीं कर रहा, बंद कर, जिंदगी यहीं रुकी हुई है, और भी कुछ करना है। बट
मैंने उस टाइम पे जब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, तब मेरा सीधा फंडा था, यूट्यूब खोली या गूगल खोला, कोई नई मूवी आई है, ठीक है, 2 घंटे खराब होंगे, 3 घंटे खराब होंगे, पर हमें पर बाद में दोबारा ये तो पता चल जाएगा कि नहीं यार, हम दिल्ली इसलिए नहीं आए थे, हम दिल्ली आए थे पढ़ने के लिए। तो सर उस टाइम को मन नहीं है बिल्कुल भी, इरिटेट हो रहे हो अपने आप से, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे सर मैं तो या तो यूट्यूब चला लेता, या फिर कोई मूवी देख लेता, जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता। और मेरे पास तो सर सबसे अच्छा ऑप्शन था महेश सर। मेरा 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 मन नहीं करता, मैं ऊपर चला जाता महेश सर के साथ, वहां बढ़िया 2 चॉकलेट खाता, उनसे बात करता, वहां से मोटिवेट होके नीचे लाइब्रेरी। मेरा पूरा 1 साल से सर कोचिंग, लाइब्रेरी, सब विकास सर, महेश सर। मैं सर तुम जब तक तुम पार नहीं करोगे, जब तक जाऊंगा ना यहाँ से, यही रहूंगा इसी लाइब्रेरी में और इसी कोचिंग में। दैट्स मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कि तुम्हारा भरोसा उन लोगों पे था, और डेफिनेटली वो भरोसा कभी हिला नहीं। तो वही बड़ी बात होती है। और एज यू राइटली सेड कि एफएमजी की फैकल्टीज ही नहीं, बट रादर एफएमजी का ऑल स्टाफ ओवर देयर, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। सर हाँ दैट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड एज वेल ड्यूरिंग माय टाइम एज डॉक्टर अभिमन्यु। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे इन चीजों से जूझ रहे थे, इन डिप्रेशन, इस डिप्रेशन से एंड ऑल ऑफ दैट। सो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। सर जब मैं यहाँ पे, मेरा जैसे मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था सर, मैं यहाँ पे आया, मेरा थर्ड अटेम्प्ट में सर जैसे थोड़े 3 नंबरों से मैं लेकर था, 147 वॉज माई स्कोर सर। तो सर मैं वाज लाइक कि बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने 151 152 पे कर लिया, आई वाज लाइक व्हाई मी, आई कुड हैव आल्सो पास द एग्जाम, बट मेरा 147 पे क्यों अटका। देन सर मैंने ये सब सोच के मैं दोबारा फिर भी पढ़ने बैठा, एंड मैंने एक चीज करी कि सर मैंने अपने आप को एक्सक्लूड कर लिया हर जगह से, किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन से, किसी भी तरह के गॉसिप से मैंने अपने आप को एक्सक्लूड कर लिया। मैं बस अपने उस पर्टिकुलर नंबर 5 वाला जो मेरा टेस्ट था लाइब्रेरी में, से बैठा रहता था एंड उसमें पढ़ता था। अगर नहीं मन लगा सर, मेरे पास एक गेम है रॉयल मैच करके, लाइक उसमें इट्स लाइक कैंडी क्रश सर, तो उसको खेलता था, थोड़ा रिफ्रेश होता था, थोड़ा गाने सुना, देन दोबारा बैठ गए। एंड तो अगर नहीं हुआ तो देन सर बाहर, आपको पता ही है चाय वाले सब हैं, उनकी चाय से थोड़ा रिफ्रेशिंग लेता मिलता ही था। बाकी सुनील जैसे 2 4 दोस्त और थे, उनके साथ मस्ती हो जाती थी सर। सर तो ये एक था कि अपने आप को थोड़ा एक्सक्लूड करना वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स, कि अगर ज्यादा बातें होंगी ही नहीं तो फिर आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे नहीं। एंड मोटिवेटेड सर, मैं समझता हूँ मोटिवेशन इस खुद से आना चाहिए सर। और कभी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता सर, आपके पास आप डिसिप्लिन है, आप पंचुअल है, मोटिवेशन आप डीमोटिवेट कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि तब साथ के साथ आपका काम होता रहेगा, साथ के साथ आपका सिलेबस खत्म होता रहेगा, तो आप अपने आप मोटिवेटेड रहो कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और सब खत्म हो जाएगा तो फिर होता ही है सर। बाकी फिर सर मस्ती तो फिर हम करते ही थे, सुनील सब मिलके किसी दिन एकदम ही लो फील हुआ तो फिर सर मेट्रो स्टेशन के पास चले जाते थे 9 बजे 10 बजे से पहले पहले, तो हो जाता था सर। नाइस नाइस। तो सबसे बड़ी बात वही है कि डेफिनेटली कि उस स्ट्रेस में मत रहो कंटिन्यूअसली। दोस्त होंगे, दोस्तों के साथ डिस्कस करो, मस्ती कर लो, बट जस्ट स्टे आउट ऑफ दैट डिप्रेसिंग जोन। Second, definitely, as you said, listening to songs, obviously playing some games, that's also fine. उसको जिस तरीके से बता दिया जाता है कि ये गुनाह है ऑलमोस्ट, so that should not एग्जैक्टली happen. Right, so that should not happen. You need definitely breaks यार, इसको काम करना तो चलाने के लिए उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एज यू टोल्ड अस। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि रिविजन कितने इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो तुम्हारा रिवीजन टाइम था 45-50 डेज का, और लास्ट एक हफ्ता, तो इसमें मैनेज किया किया क्या शेड्यूल था, क्या स्ट्रेटेजी थी? क्योंकि हमने क्वेश्चंस का डिस्कस कर लिया, हमने क्लासेस का डिस्कस कर लिया, टीएनडीज डिस्कस कर लिया, बट लास्ट जब हम अपना कंटेंट दे देते हैं, जब फैकल्टीज डिलीवर कर देती, उसके बाद बॉल इज इन योर कोर्ट, तुम्हें खेलना होता है वो गेम। सो हाउ वेल डिड यू प्ले दैट, डॉक्टर अभिमन्यु फर्स्ट? सर जैसे मेरा लास्ट 1 मंथ बचा था, तो सर मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 10 सब्जेक्ट्स के ऊपर मेरा मेन फोकस था, क्योंकि सर अब तो ऐसा था कि जो जिस तरह का पैटर्न आ रहा था क्वेश्चंस का या सब्जेक्ट्स, जिस तरह वो लोग इंटीग्रेट करके सब कुछ दे रहे थे, देयर वाज नो क्वेश्चन कि आप इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे, वो पहले 18 तक होता था, वो खत्म हो चुका था। बट फिर भी सर मैंने वो किया ना, वो एक क्वेश्चंस का मेरे पास एक लिस्ट था जिसमें सभी कितने क्वेश्चन कितने सब्जेक्ट से आएंगे, आई टुक देम एज अ काइंड ऑफ अ टूल, जिससे आई कैन प्रायोरिटाइज और एक ऑर्डर सेट कर सकूं सब्जेक्ट्स के रिवीजन का एंड उनको पढ़ने का सर। तो मैंने सर उन सब्जेक्ट्स उस लिस्ट को यूज किया, एंड उस वैसे ही मैंने अपने, जैसे मेरे ऑप्था काफी वीक थी सर, ऑप्था मेरा, पैथो थोड़ा ये था कि पैथो वॉलेटाइल लगता था मेरे को काफी ज्यादा, माइक्रो वॉलेटाइल लगता था, फार्मा ऐसे वॉलेटाइल लगता था, तो ये सब्जेक्ट्स मैंने पहले मंथ में, लास्ट के मंथ में खत्म किए। देन सर्जरी, मेडिसिन,
पीएसएम भी सर थोड़ा उसमें मगअप करना पड़ता है, मेमोराइज आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने इस सब्जेक्ट्स के लिए रखा था। एंड लास्ट के सर जो एकदम ही 5 दिन थे, उनमें मैंने सर आर फिर अपने जो लाइक 25 क्वेश्चन करके जैसे यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं सर, वो वाले वीडियोस मैंने देखे, तो एक आइडिया लगे ओके ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और उन लास्ट के दिनों में जो सब्जेक्ट्स मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं, जैसे 10 सब्जेक्ट मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे, मैंने उन्हीं सब्जेक्ट्स की वीडियोस देख के वो उनको दोबारा एक रैपिड रिवीजन के थ्रू रिवाइज किया था सर। तो मतलब मेन यही कहना चाहूंगा सर शॉर्ट में कि रिवीजन है, जितना ज्यादा रिवीजन हो सके उतना बेटर है सर। एंड सर ये अभी जिस तरह का पैटर्न आया लास्ट 2 बार से, दिसंबर एंड अभी जो जून में जैसा पैटर्न था सर, उस हिसाब से तो ये लगता है कि हमें बेसिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए। भले हम कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से ग्रास्प कर ले, बट उसके बारे में जो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो हमें अच्छी तरह करने ही चाहिए। राइट, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुमने जो बताया, नंबर ऑफ रिविजन्स मैटर द मोस्ट। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग कि बेसिक्स पे एक्चुअली फोकस होना चाहिए। आजकल ये हो रहा है कि बस हम क्लिनिकल्स पढ़ते जा रहे हैं और बेसिक्स भूलते जा रहे हैं, एंड दैट्स वेयर दे आर एक्चुअली प्लेइंग इन द फील्ड, कि वो बहुत एग्जैक्टली बेसिक सर। चीजें पूछ लेते हैं और वही गलत हो जाती है, एंड देन फिर लगता है यार ये तो सिली मिस्टेक थी। सो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। डॉक्टर सुनील, रिविजन का प्लान क्या था, कैसे मैनेज किया रिविजन्स, लास्ट एक वीक में क्या हाल थे? सर मैंने मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने बहुत गलतियां करी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यार मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे क्या नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैं पहले अटेम्प्ट में मेरे 145 नंबर आए थे, तो मैंने कि यार अब धीरे धीरे मैंने फिर अपने आप को देखा कि नहीं यार मेरी ये कमियां हैं। जैसे मुझे पहले पहले जब मैंने पेपर दिया था मुझे ऑप्टा बिल्कुल नहीं आती थी। ऑप्टा दिखता कुछ था सर, आंसर कुछ होता, समझता कुछ था मैं। ठीक है। उसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी अपनी, तो मैं फिर भी 1 महीने लेट गया था कि घर वाले बोलते तू यहीं पढ़ ले यहीं पढ़ ले। तो मैंने कि नहीं, मैं जाऊंगा तो दिल्ली, मैंने कि मैं पास होऊंगा तो दिल्ली होकर रहूंगा, नहीं मैं घर रह के कभी पास हो ही नहीं सकता। राइट। क्योंकि मेरी विकास सर से बात हुई थी, महेश सर से बात हुई थी, और और 2-3 मेरे सीनियर्स थे उनसे भी बात हुई थी कि घर रह के वो, क्योंकि सर मैं रहता हूँ गांव में, प्रॉपर गांव है मेरा। आज क्या पता अब मेरा नेटवर्क चले जाए, कुछ नहीं कह सकता मैं। ठीक है। हाँ। तो मेरे वाईफाई की प्रॉब्लम, नेट की, हर चीज की प्रॉब्लम थी। और घर पे सर रहते हैं, जब एक काम घर वाले बताते हैं, 2 उसमें एक्स्ट्रा रास्ते में मिल जाते हैं। तो पता नहीं चलता कि भाई 1 घंटा 2 घंटा कब निकल गई। तो मैंने बताया महेश सर से, सर मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो मुझे एक ही बोले कि दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आके जो तुम पढ़ सकते हो वो तुम घर पे कभी नहीं पढ़ सकते। तो मैं यहाँ अपनी मम्मी से मेरी मम्मी से मेरी बात होनी बंद होगी, 4-5 दिन तक मेरी बात ना हुई कि यार क्यों, मेरी बात ना हुई कि दिन में, क्योंकि मैं लड़के गया था, मैंने कि मैं जाऊंगा तो दिल्ली जाऊंगा जब भी पास हो सकता, नहीं मैं पास ही नहीं होऊंगा। ठीक है। तो मैं दिल्ली गया सर। वहाँ मैंने पहले जब अटेम्प्ट दिया था, तो मुझे यही नहीं पता था कि कौन सा नंबर पेपर कितने का आएगा कितने का नहीं आएगा, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जो आए समझ में वो पढ़ते रहो। फिर दोबारा समझ में आया कि नहीं यार, औरतों को इतना टाइम देना है तो इतना ही देना है, गायनी ज्यादा की है तो उसे इतना देना है। तो फिर मैंने राइट। औरतों जैसा सब्जेक्ट। सर थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं लीव नो करना इश्यूज, नो पड़ेगा इश्यूज, फिर। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू सर, थैंक यू। So, continue. Let's continue further. So, Dr. Abhimanyu, my next question to you would be, first of all, कि what was your take on the examination day? Examination day पे क्या किया था? And finally, ultimately, along with that, I'll just couple up a question. And what will be your advice to the FMG aspirants? सर तो पहले एग्जाम वाले डे तो सर मैं एकदम अपने आप को पहले तो काम किया सर कि जो होना था हो गया, जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, इससे आगे ना मैं पढ़ सकता हूँ ना इससे आगे मेरे को कोई पॉइंट है कि और मैं पढ़ूँ उसका रिवीजन करूँ, कोई पॉइंट नहीं था लास्ट डे पे सर। लास्ट डे पे सर 3-4 मेरे को लाइब्रेरी के दोस्त मिल गए, मैं वहीं पे अपने सेंटर पे था, सरिता बिहार वाला गेट नंबर 2 था सर मेरा, तो मैं वहीं पे अपना बैठ के उनके साथ मस्ती करी, बातें करी, मैं उसके बाद मैं अंदर चला गया सिंपल सर। और सर जैसे मैं अंदर अपनी सीट देख के बैठा, सबसे पहले वैसे मैंने अपना कंप्यूटर चेक किया, जैसे मेरे सर मेरा जो कंप्यूटर उसमें डबल इमेजेस आ रही थी, उसमें एक शैडो बन रहा था पीछे। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप इसे चेंज कीजिए, उन्होंने बोला जैसे आपका एग्जाम शुरू होगा ठीक हो जाएगा। तो वो चीजें मतलब अपने सिस्टम को मैंने पहले चेक किया, वो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, Right. क्योंकि आप हिस्टोलॉजी इमेजेस में आप अगर शैडो बन रही है आपके किसी पार्ट के पीछे तो आप नहीं समझ पाओगे क्या है वो।
तो सर सिस्टम को चेक करना तो सर सबसे पहले प्रायोरिटी था, और उसके बाद पानी की बोतलें सर लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो एक देते हैं, आप किसी भी तरह को बोल के 2 या 3 लेके रखो ताकि वो बार बार उठना ना पड़े। एंड सर राइट। गर्मी तो थी ही, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। द बेस्ट वी कुड डू उसकी अवॉइड इट, मतलब कि उसको एकदम ही इग्नोर कर दो कि गर्मी है ही नहीं, बस मेरा पेपर सामने है और बस उसी पे ध्यान दीजिए सर। वो एक था, बाकी तो और सर एक्स्ट्रा से मुझे कुछ लगा नहीं। So that's most important कि बाकी चीजें affect ना करे तुम्हें exam day पे, that's most important, and you are actually well prepared to attempt for the examination. That's like you are ready for it. So last question to you, that what would be your advice for those upcoming FMG aspirants जो एक तो दिसंबर में या आगे आने वाले FMG एग्जाम्स देंगे, so advice क्या रहेगी? सर एक सिंपल एडवाइस ये रहेगी सर, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों का नहीं निकला। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो एकदम आप लगा लीजिए एज पे थे, 149 148 पे सर, जिनका ना नहीं हो पाया 144 पे। एंड आई वाज रियली सैड फॉर देम कि सर खुशी भी पूरी लग नहीं रही थी। एंड मेरे बहुत सारे भी जैसे जूनियर्स हैं जो अभी जिन्होंने एफएमजी ज्वाइन किया, एंड दे आर लाइक कि भैया हम क्या करें। मैंने उनको से एक ही चीज बोली कि जो भी आपको एफएमजी में पढ़ाया जा रहा है, ट्राई एंड रिवाइज इट, और जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे जितना, और ऐसा नहीं है कोई बंदा तुम्हें अगर सामने से एडवाइस दे रहा है उसको तुम डोंट डिमीन हिम, और या फिर उसको मन में ये मत बोलोगे डोंट डिसरिस्पेक्ट हिम या डोंट कंसिडर हिम एनीथिंग, कि ऐसा कौन ही है जो एडवाइस दे रहा है। किसी की भी एडवाइस कैसे भी अगर तुम उसको अप्लाई करो एंड इफ इट वर्क्स, तुम एग्जाम पास कर जाओगे। और बस जो वो पढ़ा रहे हैं आप वही पढ़ो, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, साथ में क्लिनिकल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता ही रहेगा, एंड क्लिनिकल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो बस। एंड कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर कोई बच्चा एफएमजी जाए, मिस जाए, या फिर अपना नेक्स्ट मेड नेक्स्ट करके जो भी, कोई बहुत सारे इंस्टीट्यूट है कहीं भी जाए, सब जगह फैकल्टी उन्हीं सब्जेक्ट्स की डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं जो वहाँ बैठे जो आपको पढ़ा रहे हैं। और जैसे मैंने एफएमजी ज्वाइन किया था सर, मैं तो कहूंगा कि एफएमजी का मेरे को फैकल्टी ज्यादा बेटर लगा। बाकी सब तो जगह सर टीचर इस तरह के फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं, बट यहाँ पे जो है टीचर्स सुनते हैं एंड एडवाइस भी अच्छा करते हैं, मोटिवेट डेफिनेटली सर करते ही हैं। तो मेरा तो यही सजेशन था कि सर एफएमजी जाओ। मैंने बहुत सारे अपने सारे जूनियर्स को भी यही बोला, मेरे कुछ फ्रेंड जो अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए आ रहे हैं उनको भी मैंने ये बोला कि एफएमजी ही आना सर। एंड बस पढ़ाई करो, रिवीजन करो, ज्यादा किसी के कमेंट्स में या गॉसिप में मत पढ़ो, बस अपने में फोकस रखो। That's our pleasure. Thank you so much for being here for an interview, for answering all our doubts and queries that we had actually. And first of all, congratulations once थैंक यू again सर। to you and your family, and थैंक यू सर। all the very best for all your future endeavors that you are going to undertake. Thank you so थैंक यू much. सर। थैंक्स अ लॉट सर। नमस्कार।